तो हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस और हमारे चैनल का नाम है ई देखो। तो ई देखो आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस। तो आपका करना क्या है, सब्सक्राइब। ऐसे कंटेंट आपको खैर ही कहीं मिलेंगे, इतना हाई क्वालिटी कंटेंट। तो हम शुरू करते हैं सॉल्ट एनालिसिस में। हमारे बेसिकली जो सिलेबस पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल। तो हमारे पास जो बेसिक रेडिकल में है Pb+2 है, कॉपर +2 है, एल्यूमिनियम+2 है, एल्यूमिनियम +3 है, आयरन +3 है, जिंक +2 है, निकल +2 है, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम और NH4+। तो हमारे पास कैटायनिक एनालिसिस के लिए हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। जिस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को हमने ग्रुप में डिवाइड किया है, हमारे पास खैर 6 ग्रुप्स है। हमारे पास ग्रुप 0 से स्टार्ट होते हुए ग्रुप 6 है। तो हमने नेम किया है, ऐसे तो टोटल 7 है, लेकिन हमने 0 से लेकर 6 तक नेम किया है। ग्रुप 0 में हमारे पास NH4+ आता है, जिसका कोई रिएजेंट नहीं होता है। ग्रुप 1 में हमारे पास लेड प्लस आता है, Pb+2 जिसका डाइल्यूट HCl है। ग्रुप 2 में हमारे पास Pb+2 एक और बार आता है कॉपर +2 के साथ, फिर आर्सेनिक +3 के साथ, जिसमें डाइल्यूट HCl जैसे कि उसके प्रेजेंट में हमारे पास क्या है, H2S रहना चाहिए, यानी कि H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ग्रुप 3 में हमारे पास एल्यूमिनियम +3 और Fe+3 के, उसका ग्रुप रिएजेंट हमारे पास NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। ग्रुप 4 में हमारे पास निकल +2 है, जिंक +2 है, कोबाल्ट +2 और मैग्नीज +2। ये आपको खैर बहुत ही रेयर है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। एनसीईआरटी में शायद इसका पिंक कलर दिया हुआ है डी ब्लॉक के टेबल में, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। डी ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन के टेबल में इसका पिंक कलर दिया हुआ है। H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, इसको हम करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड कब डालते हैं, बेसिक मीडियम में, और उधर पे हमने ग्रुप 2 में डाला था हाइड्रोजन सल्फाइड इन दी एसिडिक मीडियम डाइल्यूट HCl में। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 में। अपन के पास आता है ग्रुप 5 में बेरियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2। इसका हम टेस्ट करते हैं ग्रुप रिएजेंट किसका, अमोनियम कार्बोनेट। तो इसका याद रखना, अमोनियम कार्बोनेट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। हमारे अगेन ग्रुप 6 आता है, जिसमें मैग्नीशियम +2 के लिए चेक करते हैं, जिसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है, एज सेम एज ग्रुप 0। हमको याद है ना, ग्रुप 0 और ग्रुप 6 का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। यानी कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए, किस टेस्ट के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट के लिए याद रखना, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट में हम NH4+ के लिए हमारे पास जो होता है हमारे पास जो रिएजेंट होता है उसको होता है नेस्लर रिएजेंट। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप 0 में हमारे पास था NH4+ के लिए उसका कोई ग्रुप रीजन नहीं। ग्रुप 1 में Pb+2 उसका डाइल्यूट HCl। ग्रुप 2 में Pb+2 कॉपर +2 आर्सेनिक +3 और उसका है हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। और ग्रुप 3 में हमारे पास है एल्यूमिनियम +3 और आयरन +3 जिसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके प्रेजेंस में, NH4Cl के प्रेजेंट में। और ग्रुप 4 में हमारा अगेन याद रखना, यहाँ पर बेसिक मीडियम में H2S डालना है। उसका हमारा टेस्ट है निकल, जिंक और कोबाल्ट और मैग्नीशियम के +2 वाले अनायंस, +2 वाले कैटायन सॉरी। फिर ग्रुप 5 में हमारे पास आता है बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम जिसको अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। एंड ग्रुप 6 मैग्नीशियम +2 जिसका कोई ग्रुप रीजन नहीं होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम बेसिकली हमारे पास जो होता है, आप कोई भी एक सॉल्यूशन ले लो टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें 2 पार्ट होंगे। एक तो हमारे पास होगा एनायनिक पार्ट और एक होगा कैटायनिक पार्ट। हाँ, तो हम दोनों में हमको क्या करें, प्रीलिमिनरी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं इंडिकेशन टेस्ट। वो सॉल्ट का कुछ इंडिकेशन आएगा, बाद में हम उसको कन्फर्मेटरी टेस्ट से कन्फर्म करेंगे। सेम होगा कैटायंस के लिए भी। तो हम बेसिकली पहले करते हैं अनायन का टेस्ट, फिर हम करते हैं कैटायन का करते हैं। वेट मिनट, आप कमेंट करना ये गलत है कि सही है। पहले हम कैटायन का टेस्ट करते हैं कि अनायन का टेस्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ एनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज डन बाय सर्टेन एनालिसिस which causes few physical observation। तो कोई भी हम सॉल्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम किसी के बेसिस पे करते हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के बेसिस पे करते हैं, चेंज इन कलर के बेसिस में करते हैं, और या तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन होगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, या तो गैस का इवोल्यूशन होगा, या तो कलर का चेंज होगा, या फिर पीपीटी का हमको पीपीटी दिखेगा। ठीक है ना, ये 3 चीज़ याद रखना अपन को। फिर हम आगे बढ़ते हैं सॉल्ट सैंपल। हम एक करते जाएंगे। देखो हमारे पास 2 केसेस होगा, हम रिएजेंट लेंगे, अगर कुछ इंडिकेशन आ रहा है तो ठीक है हम उसे देख लेंगे, अगर कुछ नो पीपीटी हो रहा है तो हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। यानी कि जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है ना, जैसे ग्रुप 0 है, ग्रुप 1 है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी अगर कम है तो ये पहले आएंगे। उसके बाद ग्रुप 1 की सॉल्युबिलिटी क्या है, ज़्यादा होती है, बाद में आ रहे हैं। मतलब जो सॉल्युबल होने का जिसका टेंडेंसी ज़्यादा होगा वो ग्रुप 6 में होगा। जिसको सॉल्युबल जैसे पीपीटी जल्दी बनाने की टेंडेंसी होगी वो ग्रुप 1 में होगा, ग्रुप 2 में होगा। तो हम ग्रुप 1 में देखते हैं Pb+2 के लिए। तो हमने डाइल्यूट HCl डाला तो हमको उसका प्रेसिपिटेट मिलता है लेड क्लोराइड के फॉर्म में, जिसका हम कन्फर्मेटरी टेस्ट 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड डाल दें जिसमें हम
लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी मिलेगा जिसको एक प्रेसिपिटेट है, उसके साथ सॉल्यूशन में KCl भी मिलेगा। वो तो खैर आप देख के पता कर लेंगे, लेकिन हमको मेन याद रखना है कि पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में जो लेड क्लोराइड होगा, अगर कोई पीपीटी बन रहा है, इसका पीपीटी बन रहा होगा क्लोराइड के फॉर्म में, तो हमको येलो दे देगा किसके प्रेजेंस में, पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में। अगर पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं तो भी हमको येलो पीपीटी मिलेगा, लेकिन ये जो होगा येलो पीपीटी, अगर हम इसको हॉट NaOH डालते हैं तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। अगर हमने H2SO4 डाला तो यहाँ पर देखो कलर याद रखना, तो लेड सल्फेट का वाइट पीपीटी मिलता है जो कि सॉल्युबल किस में होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ये अब क्वेश्चन बन सकता है कि जो PbCrO4 है यानी कि लेड क्रोमेट, वो किस में सॉल्युबल है, तो हॉट NaOH में। और लेड सल्फेट जो कि वाइट है वो किस में सॉल्युबल है, तो NH4OH में। ठीक है, तो अगर हमारे को डाइल्यूट HCl के साथ देता है तो ठीक है, वो ग्रुप 1 का इंडिकेशन करता है। अगर डाइल्यूट HCl के साथ कोई पीपीटी नहीं देता है तो हम उसमें पास करते हैं H2SO जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। तो हम ग्रुप 2 का टेस्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास लेड +2 होता है और कॉपर +2 होता है। तो ये जो होता है ग्रुप 2 वाले जो होते हैं वो कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रुप 2 वाले कैसे पीपीटी देते हैं, जैसे ग्रुप 1 वाले क्लोराइड की फॉर्म में पीपीटी देते हैं, तो ग्रुप 2 वाले सल्फाइड की फॉर्म में पीपीटी देंगे, क्योंकि हम क्या यूज़ करें यहाँ पर सल्फाइड का प्रेजेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने PbS और CuS के फॉर्म में देंगे। जैसे हमने PbS और CuS अगर प्रेजेंट होगा उसमें हमने पास किया HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है, तो हमको क्या मिलेगा कि नाइट्रेट सॉल्ट मिलेंगे, हमको जो NO3 माइनस के सॉल्ट मिलेंगे, हमको क्या मिलेंगे, NO3 माइनस के सॉल्ट मिलेंगे, जैसे कि कॉपर नाइट्रेट मिलेगा और लेड नाइट्रेट। तो हमको कॉपर नाइट्रेट मिला और क्या मिला, लेड नाइट्रेट। अगर हमको 2 केसेस करना है, अगर लेड नाइट्रेट है तो लेड नाइट्रेट अगर हुआ, अगर उसमें हमने H2SO4 डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो हमको एक वाइट पीपीटी मिलेगा, किसका, लेड सल्फेट का वाइट पीपीटी मिलेगा। अगर कॉपर नाइट्रेट हुआ और हमने उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया डाला तो हमको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर के साथ 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप डॉट CuSO4 जो कि ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होगा। ये सिंपली बोले इसको, सिंपली क्या है, ये ब्लू है। लेकिन जैसे हमने एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला NH4OH तो हमको एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो कि टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट होगा जो कि डीप ब्लू कलर है, ये याद रखना। जैसे हमने एक्सेस NH4OH डाला तो हमको डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिला और इस कॉम्प्लेक्स का डीप ब्लू कलरेशन आता है। अगर इस डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स में हमने डाल दिया एसिटिक एसिड CH3COH एंड हेक्सासाइनोफरेट, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा चॉकलेट ब्राउन कलर। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। चॉकलेट ब्राउन कलर यानी कि चॉकलेट ब्राउन जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसको हमको स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, क्योंकि इसे हमको मिलता है कॉपर +2 का कन्फर्मेटरी टेस्ट मिलता है। तो Cu+2 हमको टेस्ट देगा, जैसे टूटेगा तो ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा Cu+2 और ये FeCN होल में -2 के साथ ये कॉम्प्लेक्स, ये पार्ट टूट जाएगा। तो आपको याद है चॉकलेट ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स का नाम, ठीक है ना। फिर हमारे पास आता है अगर ये जो दिया होता हमारे पास, ये ग्रुप 2 वाले ने अगर ये यहाँ पर सल्फाइड का पीपीटी आता, अगर पॉसिबिलिटी होगा तो ये नहीं आता, तो हम जाते हैं नेक्स्ट पाथवे की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट पाथवे में आता है हमारे पास नो पीपीटी अगर फॉर्म होता तब हम डालते हैं उसमें NH4OH जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, किसके प्रेजेंस में, अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। याद रखना हम ग्रुप 3 के लिए Fe+3 और एल्युमिनियम क्लोराइड के Al+3 यानी कि Fe+3 और फेरिक और एल्युमिनियम +3 का टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम NH4Cl यूज़ करते हैं और NH4OH डालते हैं। तो पहले डाइल्यूट HCl जो होगा उसके प्रेजेंस में सॉल्यूशन में होगा तो उसके प्रेजेंस में हमको AlCl3 मिलेगा और FeCl3 मिलेगा। तो हम उसको फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। हमने क्या यूज़ किया था, NH4OH, ठीक है ना, और क्या यूज़ किया था, NH4Cl, ठीक है ना। तो हमारे सॉल्यूशन में AlCl3 होगा तो वो NaOH के साथ क्या देगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक पीपीटी होगा, वाइट जेलेटिनियस पीपीटी, जो कि जिसको हम लेक टेस्ट भी बोलते हैं। अगर हमने AlCl3 में NaOH डाल दिया तो हमको वाइट पीपीटी मिलेगा, वाइट पीपीटी AlOH3 और वाइट जेलेटिनियस पीपीटी होगा। अगर हमने उसमें एक्सेस NaOH डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमको मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट, तो उससे वो हमको सॉल्युबल हो जाएगा। जो वाइट पीपीटी होगा ना वो सॉल्युबल हो जाएगा। पहले हमने AlCl3 था, उसमें हमने NaOH डाला, फिर उसमें हमको मिला एक पीपीटी, वाइट जेलेटिनियस पीपीटी। अगर हमने उसमें एक्सेस NaOH डाल दिया तो वो कि सॉल्युबल बन जाएगा। तो हमको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये अच्छा पॉइंट लिखा, आप देखिए इसको, वाइट जेलेटिनियस पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट। तो ऐसा कौन सा कैटायन है जो ये लाइन को
इंडिकेट करता है कि वाइट जेलेटिनस पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट। तो हमको वो देता है एल्यूमिनियम+3 का टेस्ट। तो हमको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम+3 का। अगर हमने FeCl फेरिक क्लोराइड में हमने हेक्सासाइनोफेरेट डाला होता है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, तो हमको एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। ये आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ आपको मिल जाएगा क्लास 11 के चैप्टर में, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर जिसको हम कहते हैं। तो हमको प्रूशियन ब्लू कलरेशन देता है, जो कि बाहर वाला होता है Fe+3 का टेस्ट देता है। तो हमको क्वेश्चन में आ सकता है कि जो Fe+3 जो होता है वो बाहर वाला होता है और अंदर वाला +2 में होता है। तो आप याद रख सकते हैं जो ये प्रूशियन ब्लू कलर है इसको हम 463 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है हेक्सासाइन ऑफ ये जो Fe4 है, FeCN6 और होल में थ्राइस है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रूशियन ब्लू कलर। और इसको हमको 463 से भी याद रख सकते, क्योंकि देखा जाए ध्यान से तो हमारे पास एक 463 जहाँ पे 4 बाहर में आयरन है, क्योंकि 4 बाहर में आयरन है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 साइन होता है, तो इसलिए 4 बाहर में आयरन लिया हमने। और इस आयरन पे +3 साइन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 ये कॉम्प्लेक्स लिए। तो ये 3 हो गए। तो यहाँ देखिए तो Fe4 CN अंदर में 6 और बाहर में 3, इसलिए 463 भी बोलते हैं कई बार। तो इसको हम बोल सकते हैं। अगर हमें पोटेशियम थायोसल्फाइड देते हैं जिसमें सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन तीनों हैं, तो उसमें हमको थायोसल्फाइड का आयरन थायोसल्फाइड का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जो कि ब्लड का रिलेशन देता है। ये कॉम्प्लेक्स याद रख सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है वो भी याद रख सकते हैं, +2 चार्ज है। तो हमको बाहर में Fe+3 के साथ लगा हुआ एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो कि ब्लड रेड कलरेशन देता है। कॉम्प्लेक्स याद रख सकते हैं आप। तो हम फिर हमारा ग्रुप 3 के लिए हो गया। अब हम बढ़ते ग्रुप 4 के लिए। H2S, अगर हमको ग्रुप 3 का कोई टेस्ट नहीं देता, अगर हमने ग्रुप 3 में जो हमने NH4OH इन NH4Cl जो यूज़ किया था, अगर उसमें कोई पीपीटी नहीं आता तो हमारे पास H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH आता, H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH आता। तब ग्रुप 4 का देखते थे। ग्रुप 4 में क्या आता, निकल+2 और जिंक+2। तो ग्रुप 4 के लिए किसके 2 कैटायन्स है जिसमें निकल+2 है और जिंक+2 है। तो निकल+2 और जिंक+2 है, ये सल्फाइड के प्रेसिपिटेट देते हैं। ये निकल सल्फाइड जो कि ब्लैक कलर होता है और जिंक सल्फाइड जो कि वाइट कलर होता है। निकल सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, ये हमको इनका कलर इंपॉर्टेंट है। कलर ऑफ सल्फाइड याद रखना, जिंक सल्फाइड वाइट कलर है, निकल सल्फाइड ब्लैक कलर है। आप याद रख सकते हो कैडमियम का जो सल्फाइड है वो येलो कलर है। ये भी एम्स में पूछा जा चुका है और आजकल एक ट्रेंड बना है कि एम्स के क्वेश्चन मेंस में देते हैं, जेईई मेंस में। तो हमारे पास निकल सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा और जिंक सल्फाइड का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। तो हमारे पास को जो निकल सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट है, उसमें अगर हमने एक्वा रेजिया डाला, ये आपको पी ब्लॉक में मिल जाएगा क्लास 12 के टॉपिक में, तो वहाँ से ये कॉमन पॉइंट बन सकता है। तो एक्वा रेजिया HCl और HNO3, जहाँ पे HCl का मात्रा 3 होता है और HNO3 का मात्रा 1 होता है, 3:1 रेशियो में, तो हमको निकल क्लोराइड मिलता है। जो कि निकल क्लोराइड में अगर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला और ये DMG, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन का बनता है क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन का बनता है, ये हमको रेड कॉम्प्लेक्स देता है। जो NiDMG2 का हमको रेड कॉम्प्लेक्स मिलता है। आप इसका स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। रोजी रेड पीपीटी देता है कब, DMG के प्रेजेंस में, डाइऑक्सी मिथाइल ग्लाइकोजन के प्रेजेंस में। तो हमारे को हो गया ये याद रखना, रेड कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, NiDMG2। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। आप याद रख सकते हो कि इसमें कितने रिंग है, तो 1 रिंग है, 2 रिंग है, 3 रिंग है, 4 रिंग बना रहा है। तो ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये 4 रिंग होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहे 1 और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है हमको यहाँ पर। तो रोजी रेड पीपीटी देता है कौन, निकल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ चुका है रोजी रेड पीपीटी करके। अगर हमने जिंक सल्फाइड जो वाइट था उसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला होता तो हमको जिंक क्लोराइड मिलता। इसका निकल क्लोराइड बनाने के लिए हमको एक्वा रेजिया यूज़ करना पड़ा और जिंक सल्फाइड से हमको जिंक क्लोराइड बनाने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज़ करना पड़ा। हम फिर से पोटेशियम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट यूज़ करते हैं तो हमको वाइट पीपीटी मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स हर जगह यूज़ हो रहा है। चॉकलेट ब्राउन कलरेशन में भी यूज़ हुआ, फिर ये हमको वहाँ पे भी यूज़ है, प्रूशियन ब्लू कलरेशन कराने में भी यूज़ कर, हमको जिंक में भी यूज़ हो रहा है ये। तो जिंक क्लोराइड में अगर हमने ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट यूज़ किया तो हमको वाइट पीपीटी मिलेगा जिंक हेक्सासाइनोफेरेट का, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स याद रखना। तो हमने चॉकलेट कॉपर के साथ हमने देखा था, कॉपर के साथ चॉकलेट ब्राउन, फिर प्रूशियन ब्लू कलर मिला था Fe+3 के साथ और जिंक के साथ हमको क्या मिला था, वाइट पीपीटी। ये 3 कलर आपको याद रखना पड़ेगा।
तो जिंक हेक्सासाइनोफेरेट का वाइट पीपीटी का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये था एक मेथड। अगर दूसरी के साथ देखिए तो NaOH डाल दो आप जिंक क्लोराइड में, तो हमको जिंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार जे एडवांस में पूछ चुका है ये वाला रिएक्शन पाथवे, कि हमने जिंक क्लोराइड में NaOH डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमको जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी मिलता है। अगर उसमें हम फर्दर NaOH डालते तो जैसे सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, वैसे यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनता है, जो कि फिर सॉल्युबल होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जिंक क्लोराइड में हमने NaOH डाला, और किसी का क्लोराइड है उसमें हमने NaOH डाला, जो कि वाइट बना रहा है। यहाँ पर क्या बना रहा है? वाइट पेपर से वाइट पीपीटी बना रहा है, जो कि फिर से NaOH फर्दर एक्सेस NaOH डालने पर हमको और सोडियम जिंकेट बना रहा है। सोडियम जिंकेट क्या है? प्रेसिपिटेट, जो कि सॉल्युबल हो जाता है। हमारे पास हो गया। अगर इससे भी नहीं होता, अगर हमको ग्रुप 4 का भी कोई टेस्ट नहीं आता है, जो हमको H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH डालने पर भी कोई टेस्ट नहीं आता, तो हम ग्रुप 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं? अमोनियम कार्बोनेट, किसके प्रेजेंस में? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो हमको यहाँ पर भी ग्रुप 5 के लिए चेक करेंगे, बेरियम और कैल्शियम के लिए करेंगे। स्ट्रॉन्शियम +2 के लिए लाता है, तो हम कैल्शियम और बेरियम के लिए पढ़ते हैं बेसिकली जो सिलेबस में। बेरियम Ba2+, कैल्शियम 2+, और स्ट्रॉन्शियम भी है हमारे सिलेबस में, आप याद रखिए तो बेहतर रहेगा। एज कार्बोनेट, इनका पीपीटी कैसा आता है? कार्बोनेट, क्योंकि हम यूज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कार्बोनेट। NH4 2CO3 इन NH4OH, तो हमको ग्रुप 5 के रिएजेंट्स, ग्रुप 5 के हमारे पास रेडिकल आएंगे, तो Ba+2 और कैल्शियम +2। तो एज कार्बोनेट देते हुए तो हमने पास किया बेरियम कार्बोनेट। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें बेरियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। और सपोज एक टेस्ट ट्यूब लिया, 2 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। सपोज हमने गैस कर लिया उसके अंदर इधर ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया, तो उसमें हमने पास किया एसिडिक एसिड और पोटेशियम क्रोमेट। तो हमने जैसे ये पास किया, हमको क्रोमेट के साथ, ये जो क्रोमेट है क्रोमेट Cr, तो ये CrO4 आएगा और बेरियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो बेरियम क्रोमेट का येलो पीपीटी होगा। ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरियम क्रोमेट का क्या है? येलो पीपीटी। और हमको याद रखना कि जैसे हमने एसिटिक एसिड और अमोनियम कार्बोनेट देखा, उसके लिए बेरियम के लिए हमने क्या यूज़ किया था? पोटेशियम कार्बोनेट। तो हम इसके कैल्शियम के लिए लेकिन क्या यूज़ करते हैं? अमोनियम कार्बोनेट। जब हमने अमोनियम कार्बोनेट यूज़ किया तो हमको कैल्शियम एसीटेट का पीपीटी मिलेगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि याद रखना है, एक हमको कैल्शियम एसीटेट का पीपीटी मिलेगा, जो कि वाइट कलर का होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट वो भी एक वाइट कलर का होगा, वो भी पीपीटी में फॉर्म होगा, जो कि फर्दर कैल्शियम कार्बोनेट में बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम फर्दर ग्रुप 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं? फ्लेम टेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है, और ये कलर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एप्पल ग्रीन, आप याद रख लो, एप्पल ग्रीन कलर का जो होता है, ग्रीन कलर का एप्पल होता है, उसमें याद ही रख लो आप, बेरियम होता है। समझ याद रखने के लिए आप रख सकते हो। तो एप्पल ग्रीन कलर का जो होता है फ्लेम टेस्ट में क्या देता है? बेरियम देता है। अगर फ्लेम टेस्ट में ब्रिक रेड, ईंट का लाल कलर का ईंट रंग का दिख रहा है, तो वो कैल्शियम के लिए देगा, ठीक है ना। अब याद रखना ब्रिक रेड कौन देता है? कैल्शियम। तो कम से कम बेरियम और कैल्शियम के लिए याद रखो। ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, क्योंकि एस ब्लॉक नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चन आने की टेंडेंसी बन सकती है। बेरियम +2 का हमारे को कलर क्या मिलता है? एप्पल ग्रीन। कैल्शियम +2 का हमारे को कलर क्या मिलता है? ब्रिक रेड। तो ये फ्लेम टेस्ट था। अगर फर्दर ग्रुप 5 में भी कोई हमको टेस्ट नहीं मिलते, यानी कि कार्बोनेट के फॉर्म में भी कोई पीपीटी नहीं बनता, एंड अमोनियम कार्बोनेट और NH4OH डालने पर भी अगर हमको कोई पीपीटी नहीं था, तो हमको पता चल जाता कि वो ग्रुप 6 का ही टेस्ट देगा, उसमें क्या होगा? Mg+2। लेकिन हम चेक करते हैं Mg+2 के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम हाइपोफॉस्फेट डालते हैं। सोडियम हाइपोफॉस्फेट डालने से हमको मैग्नीशियम MgNH4PO4 का सॉल्वेंट हमको एक पीपीटी बनता है, मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट का पीपीटी बनता है, जो कि वाइट कलर होता है। इसमें भी कोई फ्लेम टेस्ट नहीं, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देता है। तो हमको बस कंफर्म कर लेना है कि फाइनली कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमने सोडियम हाइपोफॉस्फेट डाला, उसमें हमें मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट का पीपीटी बना, जो कि वाइट कलर का है, और जो फ्लेम टेस्ट नहीं दे रहा है, तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि वो Mg+2 का था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? कैटायनिक पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो होता है कैटायनिक, तो हमने पहले कैटायन को टेस्ट कर लिया, ठीक है ना। अब हम उसके तरफ बाद में बढ़ेंगे, क्या? एनायंस की तरफ बढ़ेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल में हमारे पास आता है कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है ना। तो हम प्रीलिमिनरी टेस्ट करेंगे एनायंस का। तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होता है? इंडिकेटिंग टेस्ट होता है। इसमें हम कंफर्म नहीं करते, जस्ट तुक्का लगाते कि हाँ ये प्रेजेंट हो सकता है। तो हमने कोई एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर सॉल्यूशन है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है, तो इसमें हमने डाला डाइल्यूट H2SO4। एक केस डाला हमने डाइल्यूट H2SO। देखो आप इसको 2 ग्रुप में याद डिवाइड कर लो, एक तो डाइल्यूट H2SO4 वाले ग्रुप है, एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाले ग्रुप है।
तो हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 वाले यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जो ग्रुप है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो वो किसका टेस्ट देंगे, वो हमको कार्बोनेट का टेस्ट देंगे CO3 S2 यानी कि सल्फाइड के टेस्ट में, और एक NO2 हमको कह देंगे NO2- के टेस्ट देंगे, ठीक है ना। तो ये डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप है। कार्बन डाई उसमें हमको गैस, हमने बोला था ना शुरू में क्या होता है, तो गैस का इवोल्यूशन होता है, ये तीनों गैस होते हैं। तो हमको एक CO2 जो कि कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो हमारे पास जो CO2 है ये क्या है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। तो अगर हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला और कलरलेस ऑर्डरलेस गैस आ रहा है और वो गैस लाइम वाटर को क्या कर रहा है, मिल्की टर्न कर दे रहा है, और वो गैस मिल्की जो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस टर्निंग द लाइम वाटर मिल्की, तो हम उसको किसका प्रेजेंस बता सकते हैं, तो वो हम कार्बोनेट का प्रेजेंस बता सकते हैं। फिर अगर H2S होगा तो अगर कोई टेस्ट ट्यूब से अगर हमने हमने क्या डाला था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर हमको सड़े हुए अंडे का स्मेल आ रहा है और लेड एसिटेट पेपर यानी कि एक आपको फिल्टर पेपर की तरह ही होता है वो लेड एसिटेट पेपर, तो उसको हम लोग डिप करते हैं तो हमको ब्लैक कलर का मिल जा रहा है, तो हम किसका प्लस देते हैं, सल्फाइड। इसके एक PYQ में आ चुका है कि सल्फाइड की जगह ये शायद 2024 का PYQ है, जो DE है, इसको स्टेटमेंट में TE लिख दिया था, क्या लिख दिया, सल्फाइड, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया था, क्या होना चाहिए DE। तो यहाँ आप याद रखें, जो इसके नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप सबके नाम भी याद है, ये है सल्फाइड, तो क्या देता है, सल्फाइड का टेस्ट देता है, पॉसिबिलिटी ऑफ सल्फाइड, जो कि सड़े हुए अंडे का स्मेल और लेड एसिटेट पेपर को काला कर दे रहा है, तो वो क्या बना रहा है, सल्फाइड, क्योंकि PBS बन रहा होगा ना, PBS हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, PBS बन रहा है। अगर हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 डाला और हमको ब्राउन फ्यूम्स मिल रहे हैं, डायरेक्टली ब्राउन फ्यूम्स मिल रहे हैं, और हमने उसमें एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, और वो क्या टर्न करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार्च टर्न ब्लू, यानी कि जो स्टार्च को क्या कर रहा है, ब्लू कलरेशन दे रहा है पोटेशियम आयोडाइड, तो हमको किसका इंडिकेशन दे रहा है, NO2- का इंडिकेशन दे रहा है, किसका इंडिकेशन, NO2- का इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है ना, याद रखना। तो डाइल्यूट H2SO4 में हमारे पास 3 है, किसके 3 है, एक तो है कार्बोनेट, एक है सल्फाइड और एक है NO2-, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाले ग्रुप। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाले ग्रुप में हमको 4 में डिवाइड कर रखा है, एक है HCl, एक है Br2 वेपर्स, एक है I2 वेपर्स, ठीक है ना, तो और एक है NO2, यहाँ पर भी NO2 आ रहा है, लेकिन ये NO2 किसका है, NO3 वाला, ये वाला आयन का है, जो कॉन्सेंट्रेटेड में ये NO3- वाला कॉन्सेंट्रेटेड में देता है, NO2- क्या होता है, ये होता है डाइल्यूट में होता है, NO2- क्या है, डाइल्यूट वाला है, और NO3- क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड वाला है, किसका, कॉन्सेंट्रेटेड वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने HCl Br2 यानी कि ये Cl-, ये हम क्या देते हैं, क्लोराइड्स का, ये हम देते हैं क्लोराइड्स का, ये हम ब्रोमाइड्स का देते हैं, और ये आयोडाइड्स का, और ये NO3- का टेस्ट देते हैं। तो हमने क्या किया, देखा कि जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ किया, क्या यूज़ किया हमने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया, जब हमने क्या यूज़ किया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जब हमने इस्तेमाल किया, तो हमको अगर डालते क्या है, पंजेंट कलरलेस गैस, कोई कलरलेस गैस है लेकिन गंदा महक रहा है, और वो वाइट फ्यूम्स जो निकल रहा है, फिर जो वाइट फ्यूम्स कब निकलेगा, अगर हमने देखो पहले यहाँ देखना है पंजेंट कलरलेस गैस, तो जैसे हमको पता चला पंजेंट कलरलेस गैस है, तो हमने उसमें क्या किया, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है उसमें हमने जो ग्लास रॉड होता है उसको डिप किया और उस कलरलेस फ्यूम के सामने लाया, तो जैसे ही वो वाइट फ्यूम्स आने लगा तो वो किसका प्रेजेंट, वो इंडिकेशन करेगा HCl गैस का इंडिकेशन करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कम बातों में बोला जा रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि क्लोराइड का टेस्ट देता है। अगर हमने देखा कि हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो हमको रेडिश ब्राउन कलर का गैस निकला जो कि पंजेंट स्मेल कलर, कैसा है, रेडिश ब्राउन, थोड़ा लाल ब्राउन कलर का टाइप का है, तो वो हमको Br2 का इंडिकेशन देता है, Br2। अब आप देख सकते हो रेडिश ब्राउन, ये थोड़ा रेडिश ब्राउन होगा, और ये ब्राउन, सपोज आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि Br2 है कि NO2 है, तो आप कैसे कर सकते हो, जो होता है यहाँ पर इसमें क्या होता है कि ना, आप इसमें आप क्या करो, ऑन हीटिंग टर्न्स ब्लू कलर, जो हम इस गैस को अगर ब्राउन, ये ब्राउन फ्यूम से इसको हम हीट करते थे, ब्लू कलर का गैस देता है, लेकिन इसमें नहीं देगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें MnO जो कलर इंटेंसिफायर, मैंगनीज ऑक्साइड कलर इंटेंसिफायर, इंटेंसिटी ऑफ द कलर इंक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, इंटेंसिटी ऑफ द कलर इंक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज ऑक्साइड का डालते इंटेंसिटी बढ़ जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का, तो ब्रोमाइड आयन का इंडिकेशन देगा, ये काफ़ी अलग है और ये पूछने की टेंडेंसी ज़्यादा है। I2 वेपर्स आना यानी कि I- का टेस्ट, आयोडाइन, इसमें क्या होता है कि वायलेट कलर के गैसेस निकलते हैं, जैसे हम कंसनट्रेटेड, हम जब एसिडिक रेडिकल का टेस्ट देखते हैं, एनायन का टेस्ट करते हैं, उसमें अगर
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, अगर कोई वायलेट कलरेशन आ रहा है तो हमको क्या होता है, वो वायलेट कलरेशन आ रहा है, और अगर हम कलर इंटेंसिफायर को डालते हैं यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड को डालते हैं तो क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ द कलर, वो वायलेट कलर का जो घना है वो और घने और ज़्यादा मात्रा में वायलेट कलर निकलता है, तो वो किसका पॉसिबिलिटी देता है, आयोडीन माइनस का, आई माइनस का पॉसिबिलिटी देता है। फिर हमारे पास NO2 गैस है, जो हमने NO2 गैस के लिए देखा, जो ब्राउन फ्लेम्स निकल रहा होगा और हीट करने पे वो ब्राउन फ्लेम्स कैसे ब्लू कलर का हो जाएगा, जो सॉल्यूशन होगा जिधर से ब्राउन फ्लेम्स आ रहे थे अगर हमने उसको हीट किया तो वो सॉल्यूशन ब्लू बन जाएगा, तो वो किसका इंडिकेट करेगा, NO3 माइनस का इंडिकेट करेगा। तो हम देखते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्विकली। तो कार्बोनेट के लिए हमने पढ़ा था कार्बोनेट, जिसमें हमने डाला डाइल्यूट H2SO4, ब्रिक्स इवोवेशन ऑफ CO2, तो जिसको हमने जो कलरलेस गैस है उसका ब्रिक इवोवेशन आ रहा है, ब्रिक इवोवेशन आ रहा है, उसको हमने पास किया लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास किया, तो हमको मिल्की बोलते नहीं है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का इंडिकेशन देता है, कैल्शियम कार्बोनेट का इंडिकेशन देता है। उस लाइम वाटर में हमने एक्सेस CO2 पास किया, जो गैस इवल हो रहा था, ऑन पासिंग ऑफ एक्सेस CO2 वो लाइम वाटर क्या होता है, वो क्लियर हो जाता है, यानी कि जो मिल्की से वापस वो कलरलेस हो जाता है, तो वो कैल्शियम किसके प्रेजेंस में, तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, क्योंकि लाइम वाटर मिल्की किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्की होता है। जैसे ही एक्सेस CO2 जाता है तो वो बाइकार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट बन जाता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, मिल्की कलर होता है। तो यहाँ से हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम और सल्फाइड के लिए। सल्फाइड में हमने क्यों किया, डाइल्यूट H2SO4 का ग्रुप है, सल्फाइड डाला, डाइल्यूट सल्फाइड, तो उसमें हमको रोटेन X मिलाता है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड की तरह हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में इवॉल्व होता है। तो अगर हम दो मेथड है, अगर हम सल्फाइड में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर कह सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालते हैं जिसमें पिंक कलर का होता है, ये काफ़ी रेयर पॉइंट है, याद रख सकते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड पिंक कलर का है, वो पर्पल कलर में टर्न हो जाता है, Na4 FeCN5 NOS, यहाँ पर याद रखना NO से NOS हो रहा है और Na2 से ये Na4 हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो अंदर तो NOS आ रहा है, तो ये S अंदर घुस जा रहा है, इसकी वजह से चार्जेस में चेंजेस आया, तो ये Na4 हो जा रहा है। तो जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट करते हैं वो सल्फाइड के लिए टेस्ट करते हैं, फाइड DE वाला, T नहीं D डॉग, तो उस पर्पल होता है यार, पर्पल कलर का वो प्रेसिपिटेट देता है नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट में। अगर और या फिर दूसरा हमने देखे तो एसिटिक एसिड में अगर हमने क्या किया, लेड एसीटेट डालते हैं, तो ये PYQ है 2024 का PYQ कि जो रोटेन एक्समेल का गैस निकल रहा है और उसमें हमने डाला लेड एसीटेट पेपर, तो हमारा लेड एसीटेट पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, लेड एसीटेट पेपर ब्लैक हो जाएगा। फिर हम बढ़ते नाइट्रेट की तरफ, हमने पढ़ा था नाइट्रेट NO2, तो हम NO2 को अगर हमने क्या किया, हमने CH3 एसिटिक एसिड और KI में पोटेशियम आयोडाइड में प्रेजेंट किया, तो वो क्या करेगा, जहाँ पर I माइनस होता है ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, जो NO2 होता है ये ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, और ये जो I2 गैस, जो आयोडीन के गैस मिल रहा है वो स्टार्च पेपर को क्या टर्न करेंगे, ब्लू कॉम्प्लेक्स, जो आयोडीन के गैस है ये स्टार्च पेपर को ब्लू कलर करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड रटी दो, आयोडीन गैस टर्न स्टार्च पेपर ब्लू कॉम्प्लेक्स, तो किसके ब्लू बनने के, किसके ब्लू कॉम्प्लेक्स की वजह से। अगर NO2 गैस में हमने H2SO4 डाइल्यूट डाला तो हमको ब्राउन वेपर्स आएंगे, NO2 का ब्राउन वेपर्स, ये भी एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है किसका, NO2 माइनस का। अब हमने क्या किया, इस NO2 माइनस में हमने एसिटिक एसिड डाल दिया, एसिटिक एसिड एंड सल्फोनिलिक एसिड विथ नैप्थाइल अमीन, तो हमको रेड अजोडाई मिलेगा, ये आप याद रख सकते हो, एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फोनिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ नैप्थाइल अमीन, तो हमको रेड अजोडाई मिलेगा। रेड अजोडाई जो का इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, रेड अजोडाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्लोराइड्स की तरफ। क्लोराइड्स में हमारे पास अगेन कई सारा पाथवे हो सकता है, तो एक हो गया H2S ले लो, या फिर अपन ले लेंगे मैग्नीज ऑक्साइड जो कि कलर इंटेंसिफायर था, और एक AgNO3 ले सकते हैं। पहले हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड, ये सब क्या कॉन्सेंट्रेटेड का था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो HCl का कलरलेस गैस आएगा, जो कि अमोनिया के साथ हमको वाइट, क्योंकि हम बोलते हैं ना रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स गिव्स द वाइट फ्यूम्स, डेंस वाइट फ्यूम्स।
अगर Cl माइनस है और उसमें हमने डाला मैंगनीज ऑक्साइड जो कि कलर इंटेंसिफायर, यहाँ पे तो कलर है ही नहीं, तो हम स्टार्टिंग में डाल रहे हैं कलर MnO2 H2SO4 डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड के प्रेजेंस में, तो हमको ये कलर बहुत Cl2 का क्लोराइड का गैस मिलेगा, क्लोरीन का गैस मिलेगा, क्लोरीन गैस जिसका कलर है क्या, ग्रीनिश येलो, मैंने कलर में ही लिख दिया, ग्रीनिश येलो टाइप का कलर आएगा जो कि Cl2 गैस को इंडिकेट करता है। अगर Cl माइनस में हम देखो यहाँ पर क्या है, ये Cl माइनस आयनिक क्लोराइड्स का एक टेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, PYQ में पूछ चुका है आयनिक क्लोराइड का टेस्ट। तो हम करते हैं, अगर हम उसमें पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का दे रहे हैं, वो टेस्ट का नाम हो जाता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जिसमें अगर आयनिक क्लोराइड है तो CrO2 Cl2 बनता है जो कि वोलेटाइल उड़ने वाला क्रोमाइल क्लोराइड बनाता है जो कि आयोनिक क्लोराइड का टेस्ट होता है। और क्रोमाइल क्लोराइड में अगर हम NaOH डालते हैं तो सोडियम क्रोमेट बनता है, सोडियम क्रोमेट में अगर हम लेड एसीटेट डालते हैं तो वो PbCrO4 का कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि येलो होता है, PbCrO लेड क्रोमेट हमने पहले पढ़ा था। तो याद रखना, पहले आयनिक क्लोराइड ये हमने उसका किया क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जिसमें पोटेशियम डाइक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमको वोलेटाइल रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम्स मिला जिसमें हमने NaOH डाला, सोडियम क्रोमेट बना, फिर लेड एसीटेट के साथ उसने लेड क्रोमेट का येलो दिया जो कि लेड क्रोमेट क्या होता है, येलो PPT देता है, क्लोराइड्स कंफर्म। फिर हम देखते हैं ब्रोमाइड्स के लिए, तो ब्रोमाइड्स में आता है हमने Br माइनस लिया, उसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आ तो वो रेडिश ब्राउन कलर का देगा। तो हम जब देखें कि Br माइनस जब Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो ब्रोमीन गैस का इवोल्यूशन होता है, यानी कि जो Cl है Cl2 है वो Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है Cl, तो इसलिए Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और Br को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पर इंटर हैलोजन रिएक्शन होता है, ठीक है ना, इंटर हैलोजन रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो कितने टूटे टूटे टॉपिक से पी ब्लॉक है जो सॉल्ट एनालिसिस में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन गैस का इवोल्यूशन होता है जो कि ब्राउन कलर होता है। अगर हम ब्रोमाइड में Br माइनस में अगर हम AgNO3 डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट, तो हमको पता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का हमको मिलेगा प्रेसिपिटेट जो कि पेल येलो होता है। AgCl क्या होता है, वाइट कलर का होता है, और AgBr होता है पेल येलो, और AgCl होता है कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, लेकिन यहाँ पर पार्शियली सॉल्युबल हमको देखने मिलता है सिल्वर ब्रोमाइड के केस में, पार्शियली। और आप देखेंगे कि AgI यानी सिल्वर आयोडाइड इनसॉल्युबल होता है, आगे जाके पढ़ेंगे टेस्ट फॉर आयोडीन माइनस। तो हम टेस्ट देखेंगे इसके लिए I माइनस के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डाल दीजिए, तो हमको I2 के वेपर्स मिलेंगे जो कि वायलेट कलर होंगे, और कलर इंटेंसिफायर जो मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में वो क्या होगा, और ज़्यादा वायलेट कलर निकलेगा। अगर हम इस आयोडीन गैस जो वायलेट कलर का है अगर हम स्टार्च के थ्रू इसको पास करते हैं तो हमको ब्लू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देता है, ब्लू कलरेशन देता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण। तो वायलेट कलर से किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। अगर सिल्वर आयोडाइड बनाना हो हमको, यानी कि AgNO3 डाल दे उसमें, तो I माइनस को AgI में बदल देगा जो कि सिल्वर आयोडाइड भी है, कि येलो कलर का PPT है जो कि इनसॉल्युबल है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इनसॉल्युबिलिटी का। अगर हमने इंटर हैलोजन रिएक्शन कर दे Cl यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डालते हैं, यहाँ पर Cl2 डाल दे या फिर Br2 डाल दे, तो ये I माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि वायलेट कलर होता है। क्या होता है, वायलेट कलर। और इसी वायलेट कलर को हमने क्या किया, स्टार से पास किया तो ब्लू कलरेशन आया था। और ये वायलेट कलर को इंटेंसीफाई करना होगा तो मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल के इंटेंसीफाई कर देंगे। फिर हम पहुँचते हैं NO3 माइनस के लिए ना, NO3 माइनस के लिए हम टेस्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, NO3 माइनस से अगर हमने कॉपर, यानी कि हमने बोलते हैं क्या, अगर हम प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में गए तो हम बोलते हैं कॉपर टर्निंग्स डालकर H2SO4 डाले, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विथ कॉपर टर्निंग्स डाले, तो हमको क्या आएगा, ब्राउन फ्यूम्स। उसमें क्या आएगा, कॉपर टर्निंग्स, याद रखना। तो हमको NO2 के ब्राउन फ्यूम्स आएंगे। फिर अगर हम यहाँ पर एक और आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं आप यहाँ पर बोलते हैं इसको ब्राउन कलर जो बनता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। हाँ, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं जब जहाँ पे हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेते हैं। क्योंकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों लेते हैं, ताकि हमारा जो Fe+2 वाला रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन का हो जाएगा ना तो Fe+2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में, तो वो ख़राब हो जाएगा, हमको वो नहीं चाहिए। क्योंकि Fe+2 जो है ये खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है Fe+3 में।
ठीक है ना, इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेते हैं। तो हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लिया और उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला जंक्शन, तो हमको जंक्शन पे एक ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होगा। वो ब्राउन कलर का फॉर्मेशन होगा इस कॉम्प्लेक्स की वजह से। Fe 5 वाटर के मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स के अंदर और फिर अंदर क्या है NO, याद रखना Fe 5 वाटर के मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स के अंदर और फिर NO, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज होता है। याद रखना एक इम्पॉर्टेंट केस बनता है कि यहाँ पर जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +1। ये हमने निकाला है, आप ये देख सकते हैं कैसे निकाला है। हमने कंसिडर कर लिया आयरन का X, फिर -1, वाटर का तो कोई नहीं, वो न्यूट्रल लिगेंड है, फिर NO का -1 ले लिया। तो हमको और टोटल चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे +2, तो हमने लेना आयरन के ऊपर +1 कॉम्प्लेक्स है। तो ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर, जंक्शन पे, और यहाँ पर कौन सा आता है Fe+1। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ब्राउन रिंग टेस्ट, जिसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 फेरस सल्फेट लेते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमने डाल दिया जंक्शन पर टिल्ट करके, तो यहाँ पर जंक्शन पे क्या बना, ब्राउन रिंग फॉर्मेशन है जंक्शन। फिर हमारे पास आता है सल्फेट, जो SO4 2- ये क्या इंडिपेंडेंट रेडिकल, ना ही ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेस्ट देता है सल्फेट, ना ही ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेस्ट देता है। जो सल्फेट होता है इंडिपेंडेंट रेडिकल टेस्ट होता है। अगर हमको डाइल्यूट के साथ भी कोई सॉल्ट टेस्ट नहीं दे रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कोई टेस्ट दे नहीं रहा है, तो हम जाएंगे इंडिपेंडेंट रेडिकल टेस्ट के लिए। इंडिपेंडेंट रेडिकल टेस्ट के लिए सल्फेट देता है। अगर हमने उसमें कैल्शियम, उसमें हमने क्या डाला, बेरियम क्लोराइड डाला, तो बेरियम का Ba2+ और सल्फेट का SO4 वो बेरियम सल्फेट बनाएगा, जो कि वाइट PPT होता है, वाइट PPT। और हमने लेड सल्फेट अगर सल्फेट में हमने डाला CH3COO2- और Pb+2 होता है, तो ये लेड सल्फेट होता है। लेड एसीटेट के साथ हमको लेड सल्फेट का वाइट PPT बनता है। तो हमने देखा बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट दिया और लेड एसीटेट के साथ लेड सल्फेट देगा, तो सल्फेट्स बनते हैं। बेरियम सल्फेट भी वाइट है और लेड सल्फेट भी वाइट है। तो हमको कलर याद रखना है कि बेरियम सल्फेट भी वाइट होगा और लेड सल्फेट भी वाइट होगा। तो हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेडिकल का टेस्ट कर सकते हैं, BaCl2 और लेड एसीटेट के साथ टेस्ट कर सकते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट रेडिकल रहता है। फिर हमारे यहाँ पर खत्म होता है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छे से मैंने पूरा सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट कर दिया, और मैं आपको रेफर करूँगा कि आप NCERT के, आप गूगल में जाए या फिर हम लिंक दे देंगे PDF, इसका भी मिल जाएगा। और NCERT का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, अब उसको एक बार जस्ट क्वालिटेटिव रीड कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। थैंक यू, आप जाके देख लीजिएगा। आप क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और आपको कोई भी चीज़ में मदद चाहिए होगा आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी वीडियो ला दूँगा। सब्सक्राइब ही देखो।